चलो से आओ शुरू करो बेटा। आज क्या शुरू करें बेटा? फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फ्योल को क्या माना जाता है बेटा? पापा माना जाता है। किसका? जनरल मैनेजमेंट का फादर माना जाता है बेटा। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड है बेटा हेनरी फ्योल की हिस्ट्री की। ये आपको अगर टाइम मिले तो आप ये पढ़ लेना। मैंने बहुत चुन के इसमें बातें डाली हैं बेटा, बहुत ज्यादा नहीं बेटा, बहुत कम बातें डाली, इतना सा पढ़ लेना अगर मन करे तो बेटा। अब सवाल उठता है बेटा ये कितना इंपॉर्टेंट है बेटा? आप लोगों की बच्चों की माँ की कसम खा के मैं बात बता रहा हूँ बेटा, मैं अपनी मम्मी कितनी बार इन्वॉल्व करूँ, ठीक है, इसलिए मैं आप बच्चों की माँ कसम खा के कह रहा हूँ, हर बार आपके एग्जाम में केस स्टडीज आती है और इन 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल या दो प्रिंसिपल उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं बेटा। सवाल ये कितना मुश्किल है? सर ये बहुत आसान है बेटा, बस आपको एक बार मुझे ध्यान से सुनना है और घर में जाके एक बार मेरे नोट को ध्यान से पढ़ना है बेटा। मेरा नोट इज इक्विवेलेंट टू एनसीईआरटी है बेटा। एनसीईआरटी से मैंने कुछ ऐड ही किया, काटा कुछ भी नहीं है बेटा। डन? चलो सर, मैंने अपने नोट इस तरीके से डिजाइन किए कि एक बार पूरा और अगली बार से सिर्फ आपको बोल्ड पॉइंट्स पढ़ने हैं बेटा। पूरा पढ़ने में अगर आपको 30 मिनट लगते हैं तो बोल्ड पॉइंट्स को पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट लगेगा बेटा, ठीक, और 2 मिनट में सब याद हो जाएगा। चलो सर, याद नहीं करना होता, रिकॉल करना होता है बेटा। सबसे पहली बात है बेटा डिवीजन ऑफ वर्क बेटा। फ्योल कहता है कि हमें अपने काम में डिवीजन करना चाहिए वर्क का। एक मिनट सर। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क या जॉब। अ ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट हु इज competent is required to perform each job। वो कहते हैं कि आपको जो काम कराना है ना वो कॉम्पिटेंट लोगों से ही कराना, अनपढ़ लोगों से मत कराना। मैंने कहा क्यों? कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। अगर आप अपने काम में डिवीजन कर दोगे तो जो आदमी उस काम को कर रहा होगा वो करते 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 क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज हो जाएगा सर। अकॉर्डिंग टू फ्योल द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फॉर द सेम एफर्ट। एक मिनट सर, ये फ्योल का कहना है कि आप डिवीजन ऑफ वर्क का मोटिव जो है ना, मोटिव वो किसी एक आदमी को एक ही काम बार बार कराने से अगली बार करने में एफर्ट उसके कम लगेंगे और ज्यादा प्रोड्यूस होगा बेटा। क्या ज्यादा प्रोड्यूस होगा बेटा? क्या मोर प्रोड्यूस होगा और बेटर वर्क हो जाएगा बेटा। इसके लिए एक बार फिल इन द ब्लैंक्स भी एग्जाम में आया था, वो भी मैंने नीचे डाल दिया बेटा। क्या है? स्पेशलाइजेशन इज मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट बेटा। फिल इन द ब्लैंक्स है, ह्यूमन इसमें गायब था बेटा। डन? अब आप इसको याद रखना बेटा। In business, work can be performed more efficiently if it is divided into specialized tasks। अब एक ही बात वो बार बार रिपीट कर रहा है बेटा अगले पूरे हेडिंग्स में बेटा। Each performed by specialist or trained employees। This result in efficient and effective output। ये वर्ड efficient और effective हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है बेटा। वहां पे efficient और effective का मतलब क्या होता था बेटा? effective का मतलब ऑन टाइम। डन सर, ये काम में ही लगता है बेटा, स्पेशलाइजेशन की वजह से ऐसा हुआ बेटा। अब ना ये वाला पैरा आप खुद पढ़ लेना कि किस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे लगाया बेटा। डन? लास्ट लाइन बेटा, फ्योल अप्लाइज दिस प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क टू ऑल काइंड ऑफ वर्क। ऑल काइंड ऑफ वर्क बोले तो बोला चाहे टेक्निकल हो या मैनेजेरियल हो। अगर आपको इसका एग्जांपल देखना, आप हॉस्पिटल्स में भी जाके देख सकते हो और गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाके देख सकते हो, ऐसा ही हो रहा है। चलो सर आगे चलते हैं। पहला वाला हो गया। अच्छा सर, अगर मुझे जिस निकालना हो डिवीजन ऑफ वर्क का तो मैं एक वर्ड से क्या बोलूंगा? स्पेशलाइजेशन। बहुत बढ़िया बेटा, आप मेरे से पहले जान रहे हो, पढ़ के आए हो क्या? अच्छा, वो कह रही हाँ पढ़ के आए हो। आपको ऐसे बोलना नहीं है कि पढ़ के, आप बोलोगे सर आपने पढ़ाया तो मुझे आया। डन? चलो दोबारा पूछता हूँ बेटा। हाँ, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या आता है? कैसे पता चला? थैंक्स। अगला सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको कई बार परेशान करेगा। अथॉरिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा मुझे अथॉरिटी मिली है लेकिन अथॉरिटी कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये यहाँ पे कैसे लगेगा? मान लेते हैं कि मैं एक मैनेजर, मुझे काम मिला है कि मुझे सेल्स बढ़ानी है। तो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या मैं गुड्स बनाऊंगा? नहीं सर, मैं किससे बनवाऊंगा? वर्कर से। शाम के 6 बज गए हैं बेटा, वर्कर की छुट्टियां होंगी, जाने वाले, मैंने सभी वर्कर को बांध के रखा हुआ है। मैं कहा गुड बनाओ, वो बना नहीं रहे। मैंने हंटर निकाल दिया और मार मार के उनसे गुड बनवा रहा हूँ। मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी बनवाने की कि अथॉरिटी मिली थी? दोनों मिली थी। अथॉरिटी मिली थी मुझे, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए थी? टाइम से बनवाओ। लेकिन अगर टाइम से नहीं बना तो उनको ओवर टाइम पे करो। अगर वो ओवर टाइम के लिए रेडी नहीं है तो जाने दो। ये हंटर वंटर मत निकालो, नहीं तो मूवी की याद आ जाती है मुझे। आओ सर, आओ नलायक बच्चों, देखते सर। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर एंड ऑब्टेन ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द करोलरी ऑफ अथॉरिटी। बेटा ये क्या है करोलरी? क्या मतलब है इसका?
रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ corollary ऑफ अथॉरिटी, मतलब ऑर्डर है बेटा। डन। अगला सर, टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटी होते हैं बेटा, पहला ऑफिशियल और दूसरा पर्सनल। ऑफिशियल बोले तो अथॉरिटी टू कमांड, और बेटा पर्सनल अथॉरिटी का मतलब विच इज द अथॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल मैनेजर। एक मिनट सर, नहीं समझ में आया सर। सर ऑफिशियल अथॉरिटी क्या मुझे मिलती है? अरे ऑफिशियल अथॉरिटी मुझे मिलती है ऊपर से। अभी मैं इसके नीचे के लिए एक एग्जांपल भी दूंगा बेटा। अथॉरिटी मुझे ऊपर से मिली है सर, ये पर्सनल अथॉरिटी क्या है? मुझे एक वर्ड से बोला याद होता है ऑफिशियल अथॉरिटी से, वन वर्ड से कौन सा याद होता है सर? अथॉरिटी टू कमांड। और सर पर्सनल अथॉरिटी का मतलब ये मेरी अथॉरिटी है कि मैं अपने अधिकार में क्या कर सकता हूँ। अथॉरिटी इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। मैनेजर रिक्वायर अथॉरिटी कमंसुरेट विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे बताना, ये अथॉरिटी का एग्जांपल था, ये वैसे टाइम वेस्ट था बेटा। मुझे बोला गया था, ध्यान से सुन लो ना मेरी बात यार, मुझे बोला गया था, अरे सुन लो मेरी बात, मुझे बोला गया था कि आप किसी स्टाफ को 1 महीने की सैलरी प्लस अगर वो एडवांस मांगे तो आधे महीने का एडवांस दे देना। एक बार मेरे पास एक एम्प्लॉई आया, कहता है सर मेरी बीवी की तबीयत खराब है। मैंने कहा क्या हो गया? कहते छत से कूद गई है वो, मुझे 3 महीने की सैलरी चाहिए। मैंने कहा 3 महीने में उसका इलाज हो जाएगा? कहता नहीं नहीं, शमशान लेके जाना है, 3 महीने की सैलरी चाहिए। अब इतनी बड़ी दुख थी उसके पास, तो क्या मुझे पैसे देने चाहिए थे? बट मुझे अथॉरिटी कितने की मिली थी? 1.5 महीने की, और मैं उसको पैसे कितने महीने के लिए दे रहा हूँ? 3 महीने के लिए। बताओ इसमें से ऑफिशियल अथॉरिटी कौन सी है, पर्सनल अथॉरिटी कौन सी है, या पर्सनल अथॉरिटी है ही नहीं? 1.5 महीने की सैलरी देना इस ऑफिशियल अथॉरिटी, 3 महीने की सैलरी मैं 1.5 महीना एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्या ये पर्सनल अथॉरिटी है? नहीं सर, ये कोई अथॉरिटी नहीं है सर। आप कंपनी का पैसा अपनी अथॉरिटी से कहीं यूज कर ही नहीं सकते हो। डन, ये कोई अथॉरिटी नहीं है सर। डन, तो ये कोई एग्जांपल ही नहीं बनता बेटा अथॉरिटी का बेटा। तो सर यहाँ पे आएगा क्या? विच इज द अथॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल। मैं ज्यादा से ज्यादा किसी को कितनी देर तक के लिए रोक सकता हूँ बेटा? ये ना मुझे इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलती है बेटा, या सैलरी 1.5 महीने का, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड। लेकिन कई बार मुझे ना वीटो पावर मिलती है, मुझे वीटो पावर मिली है, मतलब मैंने खुद अपने टॉप से बात की, उन्होंने बोला चलो ठीक है दे दो, तब आएगी बेटा, नहीं तो इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। आगे देखेंगे। देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको समझना सर, एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड सेफगार्ड अगेंस्ट एब्यूज ऑफ मैनेजेरियल पावर। ठीक बात है, कहीं आप अपनी अथॉरिटी का गलत पावर ना यूज करने लग जाओ। साथ में ही एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली चीज, आप अपने पावर का गलत यूज नहीं करोगे अपनी अथॉरिटी का। साथ में दूसरा क्या बोला? नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप अपनी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करोगे बेटा। बेटा उनका एग्जाम्पल, मेरे साथ ऑफिस में मेरी बंदी भी काम करती थी और बंदी का एक्स भी काम करता था। डन, डन है क्या? इसने मेरे से एडवांस भी नहीं मांगा बंदी ने, मैंने उसको एडवांस दे रखा है। मैं कहा नहीं तू लेके जा 1.5 महीने की सैलरी। ये बेचारा 1 महीने की सैलरी मांग रहा है, मैं इसको दे ही नहीं रहा बेटा। इसका मतलब मैं एक जगह अपने पावर का एब्यूज कर रहा हूँ और दूसरी जगह बेटा मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभा रहा हूँ। डन। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना, सब समझ में आएगा बेटा। मैंने इस एग्जाम्पल को भी तोड़ दिया बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल्स मैनेजर हैज टू नेगोशिएट टू डील विद अ बायर। ठीक, एक सेल्स मैनेजर है, उसको कोई डील करनी थी बेटा। शी फाइंड्स दैट if she can offer credit period 60 days, she is likely to clinch the deal which is supposed to fetch company a net margin of rupees 50 crore। सीधा सीधा कंपनी का एक मैनेजर है जो कहता है कि अगर आप मुझे 60 दिन की पावर दोगे ना कि मैं कस्टमर को दे पाऊं क्रेडिट पीरियड, तो उस कस्टमर से हम लोग 50 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब सर ये टॉप मैनेजर को डिसीजन लेना है। टॉप मैनेजर क्या कर रहा है सर, देखें। नाउ द कंपनी गिव्स पावर टू द मैनेजर टू ऑफर क्रेडिट पीरियड ऑफ ओनली 40 डेज। सेल्स मैनेजर ने टॉप मैनेजमेंट में जाके रिप्रेजेंटेशन दी कि सर अगर मुझे 60 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करने की पावर दोगे ना तो मैं 50 करोड़ कमा के लाके दूंगा। पता नहीं क्यों टॉप मैनेजमेंट ने उसको कितने दिन अलाउ किए? 40 दिन। अब मुझे बताओ अथॉरिटी कितने दिन की मिली है, 40 या 60? दिस शोज दैट देयर इज अ इम्बैलेंस इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहा था सर मुझे 60 दिन दो, मैं 50 करोड़ कमा के लाके दूंगा। कंपनी ने कितना दिया? 40। इससे कहां पे क्लिक हो रहा है बेटा? इन दिस केस द मैनेजर शुड बी ग्रांटेड अथॉरिटी
ऑफ ऑफरिंग क्रेडिट पीरियड ऑफ 60 डेज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे वर्ड यूज किया बेटा शुड बी, उसको देने चाहिए थे, उसकी अथॉरिटी। सिमिलरली इन this example this manager should not be given the power to offer a credit period of 100 days because it is not required। सेम टाइम में बोला कि आप उसको 60 दिन देने चाहिए थे, लेकिन हाँ 60 से ज्यादा भी नहीं देने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि वो खुद 60 दिन बोल रहा था। A manager should have the right to punish the subordinate। मैनेजर के पास पावर भी है कि वो अपने सबॉर्डिनेट को पनिश कर सकता है, लेकिन पनिशमेंट में क्या मुर्गा बना दे? हैं? मुर्गा बना दे? नहीं सर। फॉर willful not obeying an order but only after sufficient opportunity has been given to subordinate for presenting his or her case। बेटा ज्यादा से ज्यादा आप किसी एम्प्लॉय के साथ क्या कर सकते हो? उसको फायर कर दो। ये नहीं कर सकते मुर्गा बन जा थोड़ी देर के लिए, नहीं बेटा, दिस इज नॉट द अथॉरिटी और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर नहीं बोलेंगे बेटा। डन? समझ में आया मैडम? समझ में आया? अब बेटा मैं इसके साथ एग्जांपल ले लेता हूं, इनको तो आता है ना। अच्छी मैडम अब मुझे बताना बेटा, ठीक? रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है बेटा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, एग्जाम का केस स्टडी बेटा। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है बेटा, ठीक? बाहर 50 लोग बैठे हुए हैं, बाहर 50 लोग बैठे हुए हैं। इतने में मेरे पास एक कॉल आता है, मेरे पास एक कॉल आता है, ठीक? कॉल में कोई कहता है कि मैं अपना भांजा भेज रहा हूं, आप उसको उस वाली पोस्ट पे रख लेना। मैं अपने सेक्रेटरी से कहता हूं बाहर बैठे सभी आदमियों को मना कर दो, बाहर बैठे सभी आदमियों को मना कर दो कि रिक्रूटमेंट हो गया। बताओ सर यहाँ पे कहाँ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी खराब हुई है या ठीक ठीक है? सब कुछ खराब हुई है? क्या हुआ है सर? पर्सनल इस कंटेंट में से कहीं कुछ निकलता है? इस कंटेंट में से कहीं कुछ निकलता है बेटा? सोच के दिखाओ बेटा, इस कंटेंट में से कहीं कुछ निकलता है? इस कंटेंट में से कहीं कुछ निकलता है? अरे इस कंटेंट में से कहीं कुछ निकल रहा है क्या? ध्यान से पढ़ो बेटा। मिसयूज? यस सर। एब्यूज ऑफ पावर हो गया सर, एब्यूज ऑफ पावर। उसने सबको इक्वल चांस नहीं दिया, उसने सबको इक्वल, और ना ही अगर मान लिया जो कॉल था उसमें अगर वो बहुत कॉम्पिटेंट था तो आपको उसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से करना चाहिए था, कॉल पे रिक्रूटमेंट नहीं करना चाहिए था। डन? चलो सर दो चीजें आपको समझ में आ गई सर। थर्ड देखना बेटा, डिसिप्लिन क्या होता है? अगर एक वर्ड बोलूं डिसिप्लिन के लिए तो क्या है? बस ये किस में होना चाहिए, मैनेजर में या एम्प्लॉइज में? सब में? देखते हैं सर, कह रहा सब में होना चाहिए। डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। सर दो चीजें बोली सर, पहला क्या बोला? आपकी कंपनी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा एग्रीमेंट जो आपके साथ हुआ है जॉब के लिए। इन दो चीजों में आप क्या दिखाओगे? डिसिप्लिन, विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है जब आपकी जॉब लगेगी ना, चाहे गवर्नमेंट जॉब क्यों ना लगे, आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड क्या होता है? हाँ 6 महीने 9 महीने 1 साल तक के लिए प्रोबेशन पीरियड होता है। कई बार क्या होता है आप ना बिहेव इस तरीके से कर रहे होते कि आप अच्छे हो, बट आप एक्चुअली अच्छे हो नहीं, नहीं ऐसा वो लोग सोचते हैं। इसीलिए वो आपको एक प्रोबेशन पीरियड देते हैं कि अगर आप इन 1 सालों में वैसे ही दिखे जैसा आप इंटरव्यू के समय थे, तब हम आपकी जॉब को कन्वर्ट कर देंगे कंफर्म में। डन? चलो सर, अकॉर्डिंग टू फ्यूल डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर। ओ मैन, अब मुझे पता चला कि अच्छा बच्चा तभी बनेगा जब अच्छा टीचर होगा। अच्छा टीचर तो है आपके पास, फिर क्यों नहीं बन पा रहे हो? इसने बोला, मैंने नहीं बोला, फ्यूल बोल रहा सर। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सबऑर्डिनेट टू एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। लेकिन एक और चीज डाली सर, पेनल्टीज भी होनी चाहिए सर, अकॉर्डिंग उसके मतलब जितनी जैसी भी गलती है बेटा। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया बेटा, एग्जांपल में पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है, बस मैंने जो अंडरलाइन किया वो देख लेना बेटा। हेयर डिसिप्लिन व्हेन अप्लाइड ऑनर देयर कमिटमेंट। बेटा यहाँ पे क्या होता है? मैनेजर, इस एग्जांपल में लिखा हुआ मैनेजर अपने वर्कर से कहता है देखो सर देखो, अगर तुम मेरे इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करा दोगे 3 दिन में तो मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी पे बोनस दूंगा। बोनस बाद में मिलने वाला है, उन्होंने बेचारों ने मेहनत करके वो कॉन्ट्रैक्ट कमिट करके कंप्लीट करा दिया बेटा, लेकिन जब बोनस देने की बारी आई तब मैं बोलना कोई बोनस नहीं है। इसका मतलब मैं डिसिप्लिन में नहीं हूँ सर। ये एग्जांपल है डिसिप्लिन का सर। चलो सर समझ में आया, आगे चलते हैं सर। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? ओए यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है बेटा? वन हेड वन ऑर्डर, बस सर। सिर्फ मेरी सुनोगे बेटा, कोई नहीं जाएगा यूट्यूब में, सिर्फ आपको मेरी सुननी है बेटा, ठीक? हाँ वो डायरेक्शन भी है बेटा, आओ सर देखो।
अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब हर एक एम्प्लॉय के एक बॉस, तो अगर 100 एम्प्लॉय है तो 100 बॉस? अरे नहीं यार, एम्प्लॉय को देखना है कि उसको बस एक आदमी दिखना चाहिए, एम्प्लॉइज को एक आदमी दिखना चाहिए। जहां काम करने वाले को 2 लोग दिखने लग गए, ऑर्डर खराब हो जाएगा। मेरा कंसेप्ट सुपीरियर है बेटा, मेरे कंसेप्ट से पढ़ो बेटा, बाकी हिल जाएगा। डन, आगे। इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम 2 सुपीरियर तो क्या होगा? कमांड इज वायलेटेड। कमांड क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा। सर अच्छा लग रहा है, सिर्फ मैं हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ रहा हूँ बेटा। आगे सर, इफ दिस प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अथॉरिटी इज अंडरमाइंड, discipline in jeopardy, order disturbed and stability threatened। इसको याद कर लेना, पक्का पक्का, वेरी गुड सर। दिस प्रिंसिपल रिजेंबल्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, कि वहां पे क्या होता है सर? डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड बेटा। ये मिलिट्री के कंसेप्ट हैं बेटा। डन, अभी आपको सीए में भी जाके पढ़ने को मिलेंगे, एमबीए में भी पढ़ने को मिलते हैं। दिस इज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन बेटा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेना बेटा। एग्जाम्पल में ये बोला हुआ है कि सेल्स मैनेजर तो कहता है कि आप 10% कमीशन दे देना सेल को बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई दूसरा कहता है कि नहीं आप 20 दे देना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी बेटा। चलो सर आगे चलते हैं सर। अच्छा, मुझे एक जल्दी से बेटा एक बार रिकॉल करा देना, मैं भूल गया बेटा। डिवीजन ऑफ वर्क के लिए एक वर्ड क्या है? बहुत बढ़िया बेटा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए राइट टू बी, रिवॉर्ड, ऑर्डर। सर डिसिप्लिन के लिए ओबीडियंस, लेकिन ओबीडियंस किसके पार्ट से? ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के लिए बेटा। यूनिटी ऑफ कमांड के लिए वन बॉस। डन सर। अगले में आया सर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बेटा। डन, डायरेक्शन क्या होता है सर? क्या इसमें भी यूनिटी होनी चाहिए? अरे यार मैडम देखो, चाय मिल जाए तो चाय ले आना, नहीं तो कॉफी ले आना। क्या लाएगी अब वो? अरे क्या लाएगी वो? क्या लाएगी? पक्का देखते हैं सर, ये क्या, ये भी यही बात कहता है। ऑल द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड सेम ऑब्जेक्टिव बेटा। अब यहाँ पे ना लाने की बात ही नहीं कर रहे, वो किसकी बात कर रहे हैं सर? ऑब्जेक्टिव बेटा। ऑब्जेक्टिव हम दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे देखो ना, मेरा ऑब्जेक्टिव भी सेम है, मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। आपका ऑब्जेक्टिव भी सेम है, आप पैसों के पीछे भाग रहे हो। सॉरी, आप भी 500 नंबर के पीछे भाग रहे हो, मैं भी 500 नंबर के पीछे भाग रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव सेम हो गया, पैसा सेकेंडरी हो गया। अब फीस आए या ना आए मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है? 500 से बेटा। आएंगे बेटा। देखो मैंने पहले आपको ऑफर कर दिया, किसी बच्चे को अगर मेरे से चेक चाहिए ना, वो अभी से चेक ले ले बेटा, मैं पोस्ट डेटेड चेक भी देने को तैयार हूँ। डन, बस आप भरोसा तो दिखाओ थ्रू कोऑर्डिनेटेड एंड फोकस्ड एफर्ट बेटा। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। दिस इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। अभी ना आगे जाके आप इसको मिक्स करोगे बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक बार ना इसको ध्यान से याद कर लो बेटा। पक्का पक्का। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्कूटर भी बनाती है, कार भी बनाती है। वो स्कूटर भी बनाती है, कार भी बनाती है, तो बताओ वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? अरे नहीं होगी। उसने क्या किया? दोनों सेगमेंट अलग कर दिए बेटा। ये हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब सर दोनों सेगमेंट अलग करने का मतलब इसके लिए अलग सीईओ, इसके लिए अलग सीईओ, इसके लिए अलग सेल्स मैनेजर, इसके लिए अलग सेल्स मैनेजर। तो सेल मैनेजर तो एक रख लेते, अलग अलग क्यों रखा? अरे वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कस्टमर को बाइक बेचे कि गाड़ी बेचे, इसलिए उन्होंने दोनों सेगमेंट अलग अलग कर दिए बेटा। क्या आपको पता है टाटा मर्सिडीज भी बनाती है, सॉरी वो क्या नाम है, जगुआर भी बनाती है और नमक भी बनाती है। अगर नमक वाले सेल्स मैनेजर को बोल दिया भाई तुम आज जगुआर बेच के आ जाओ, बेचाएगा क्या? क्योंकि नमक वाले के कनेक्शन किसके साथ होंगे? रिटेलर्स के साथ। छोटे छोटे जो नमक दुकानदारों से, उसको जाके बोलेगा भैया जगुआर ले ले, कहेगा हम फिर क्या करेंगे सर? चलो सर आओ आगे बेटा। सर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट बेटा, इसको ना इसी वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा, अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती बेटा। बट फिर भी मैं अगर आज इनको बोल दूं बेटा घर बार छोड़ दो और 500 नंबर के लिए लग जाओ, लग जाएगी क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। मुझे उसके इंटरेस्ट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। एक मिनट, मुझे उसके इंटरेस्ट को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, लेकिन उसको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से छोटा है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट बड़ा है, तुम्हारा छोटा है। अगर वो अचीव होगा ना तो ये तो अचीव हो ही जाएगा। अरे तुम 500 तो लाओ, पैसा तो आ ही जाएगा। डन, समझे क्या? देखते सर। द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। डन, ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव बड़ा है, एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक बात, एक बात बताओ, अगर मैं किसी कंपनी, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो क्या सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ?
ये भी कोई चीज होती है बेटा, डन, समझे क्या? लेकिन 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 यहाँ पे क्या बोला, एवरी वर्कर हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जैसे सबका होता है इंटरेस्ट वैसे मेरा भी इंटरेस्ट है, बट फॉर वर्किंग इन अ कंपनी द कंपनी हैज गॉट इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। बेटा क्या? कंपनी वुड वांट टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, एम्प्लॉई में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी, दोनों के अपने अपने एजेंडे हो गए बेटा। लेकिन ये अचीव कैसे होगा? अब मैं तुम्हारा माइंडसेट फिक्स करूंगा क्या, कि देखो सर तुम्हें मैक्सिमम सैलरी चाहिए ना, मिलेगी, तुमको मैक्सिमम सैलरी मिलेगी, लेकिन कब? जब कंपनी में मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा, कंपनी का मैक्सिमम प्रोडक्शन कराओ ना, देखो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव यूं अचीव हो जाएगा बेटा, डन। ये बेटा इसमें एग्जांपल दिया हुआ है। अच्छा बस ये वाली लाइन देख लो, इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, ऊपर भी हमने ये वाली लाइन देखी थी। आओ सर अगला सर, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। बेटा रेम्युनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय, एक मिनट बेटा, रेम्युनरेशन तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को रख के रेम्युनरेशन नहीं देती? कोई ऐसी कंपनी है जो कहती भाई साहब कल से काम आ जाना, पैसे हाँ पैसे भी ले आना, कोई ऐसा बोलेगा? नहीं सर, ऐसी कोई कंपनी नहीं है सर। वो क्या कहती है, आपको सैलरी देती है, लेकिन सैलरी कितनी होनी चाहिए? हाँ यहाँ पे ये लोग एक वर्ड यूज करते, कहते सैलरी होनी चाहिए फेयर। कितनी होनी चाहिए? फेयर। मैंने बोला फेयर का मतलब क्या होता है? अब फेयर का मतलब बताओ ना। हाँ इन्होंने फिर से एक वर्ड यूज किया, बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड मिल जाए सर, डन। मैंने कहा तो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड में क्या होता है मुझे बताओ? गाड़ी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, सैटरडे संडे पार्टी भी होनी चाहिए, नहीं ये नहीं है स्टैंडर्ड, पक्का? उन्होंने बोला आप एम्प्लॉय को इतना पैसा दो जो फेयर हो, बट आप साथ में अपनी औकात भी देख लेना, अपनी औकात से ज्यादा मत जाना बेटा। इन्होंने दो चीजें लिखी बेटा, देखो सर, पहली चीज द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। अगर आपकी औकात नहीं है किसी ऐसे एम्प्लॉय को रखने के लिए जिसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही बहुत ज्यादा है, मत रखो ऐसे एम्प्लॉय। अरे ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसको कॉम्पिटेंट लोग नहीं चाहिए? सबको कॉम्पिटेंट लोग चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन पेइंग कैपेसिटी है नहीं है, तो सर मत रखो ऐसे लोगों को, नहीं तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। फ्योल ने यहाँ पे दोनों के पर्सपेक्टिव से बात की है बेटा, एक के पर्सपेक्टिव से बात नहीं की है बेटा, कंपनी के भी पर्सपेक्टिव से बात की है। अगला अगला सर, अब ये वाला इंपॉर्टेंट है सर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। आप मुझे बताना सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन का मतलब जैसे मेरे घर में, हमारे घर में सारे डिसीजन मम्मी लेती है, सेंट्रलाइजेशन, डन। लेकिन मेरे मामा जी की फैमिली है बेटा, मामा जी में मामा जी अलग है, भाभी मामी अलग, दोनों अलग अलग रहती है। एक बच्चा मामा के साथ, एक मामी के साथ, इन्होंने अपने बच्चे की शादी कर दी, उन्होंने अपने बच्चे की शादी कर दी। हमें ना कभी भी उनको अपने घर में इन्वाइट करना होता है ना, तो हमें 5 कार्ड लगते हैं बेटा, पहले मामा को, फिर मामी को, फिर मामा के बच्चे को, फिर मामी के बच्चे को, है दोनों भाई भाई, लेकिन दोनों को अलग अलग कार्ड देना पड़ता है। फिर उसके बच्चे की भी शादी हो गई है, आई मीन अबाउट टू मैरी है, अपने को 5 कार्ड लगा। अबाउट टू मैरी मतलब साथ में रहने लगे बेटा, उसको पता है आजकल लिविंग वीविंग कुछ बोलते हैं ना, वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। हाँ हाँ, तो मुझे ना गेट नॉक करके अंदर जाना पड़ता है, शादी नहीं हुई अभी तक नहीं, ठीक। अच्छा लेकिन मेरे घर में जब उनके यहाँ से कभी कार्ड आता है ना, एक ही कार्ड आता है, जबकि मम्मी पापा हम 3 भाई भाभी सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा है? मम्मी, नहीं जाना, नहीं जाना शादी में, नहीं जाना। अभी समझे क्या? और डिसेंट्रलाइज में डिसीजन। अब आप मुझे सोच के बताना बिना इसको पढ़े, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइज अच्छा है और कौन से के लिए डिसेंट्रलाइज? स्मॉल लॉन्ग, स्मॉल मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशन या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन? पहले बताओ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या अच्छा है, सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज? डिसेंट्रलाइज। स्मॉल के लिए रीजन? लार्ज में क्यों डिसेंट्रलाइज की जरूरत है? बहुत सारे सेक्टर हैं, अगर आप एक आदमी का वेट करोगे कि वो डिसीजन ले, सर वो ऑफर चला जाएगा, डन सर, यही बात लिखी हुई है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है सर? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, डन। मैंने अभी तक नहीं बोला एक आदमी या 2 आदमी, सिर्फ मैंने वर्ड लिखा है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। लेकिन सर अगला देखो, डिस्पर्सल अमंग मोर देन 1 पर्सन इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन जहां डिसीजन बट गया उसको बोल दिया गया बेटा मैंने डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा अब यहाँ पे देखना बेटा, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। क्या है सर्कमस्टांसेस? अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइज, अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइज। बेटा अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया बेटा, एग्जांपल पढ़ लेना। किसका एग्जांपल है बेटा? पंचायत का। आपको पता है पंचायत जो होते हैं वो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं, है ना? अरे बोलो ना हाँ। हाँ बेटा, अभी रिसेंटली एक केस है बेटा, एक हॉस्पिटल में कोई केस हो गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, नहीं नॉट एज अ डॉक्टर बेटा, फाइनेंशियल्स के लिए, कि आप तो इस एरिया के सीईओ मदद कर दो बेटा। मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, कुछ भी मतलब ऐसे थोड़ी ना दे देंगे पैसे यार। मैंने बोला कि उस एरिया के पार्षद जी कहाँ है, सांसद जी कहाँ है,
कहता हमने पार्षद जी को कॉल किया है, हमने पार्षद जी को कॉल किया, पार्षद जी ने कहा कि वो सांसद से बात कर रहे हैं। मैंने कहा बताओ सांसद से मैं बात करता हूँ। कहते हमने सांसद से बात की है, सांसद ने कहा कि हम एरिया के सीएम से बात कर रहे हैं। मैंने सीएम से, मैंने कहा कि सीएम का नंबर दो। कहता अभी सीएम जी पीएम से बात कर रहे हैं। यार ये क्या मतलब है? एक छोटा सा फंड आना था बेटा, उसके लिए यहाँ से वहां तक बात चलेगी। क्यों? क्योंकि डिसीजन अथॉरिटी एक के पास थी। मैं अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा बेटा, ठीक? चलो सर आगे चलते हैं। आओ सर, स्काला चेन बेटा, ये वीडियो बहुत पुराना है, 2014 से पहले का वीडियो है ये। हाँ सर, अब आते हैं स्काला चेन बेटा। पता है क्या, एग्जाम में ना स्काला चेन कई बार सीधा सीधा भी आया, लेकिन बच्चों को आज तक लगता है कि पैंट की जिप को ही चेन बोलते हैं। बेटा नहीं, स्काला का मतलब क्या है? अच्छा, आपका मतलब स्काला चेन का मतलब है हिरार्की। हिरार्की, अरे हिरार्की नीचे से ऊपर होती है, ऊपर से नीचे होती है कि दोनों होती है? हाँ, हिरार्की ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों हो सकती है बेटा, लेकिन स्काला चेन हमेशा ऊपर से नीचे होता है बेटा। सर देखते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। मैडम मुझे भी दिखा दो, मैं भी मजे ले लूंगा। हाय दैया, हाय दैया, उसको आपने रूल्स नहीं बताए थे यहाँ के। हाँ फिर भी, कि हम घर में बातें लीक नहीं करते बेटा, ठीक? द फॉर्मल लाइंस, हाँ नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि कम मार्क्स नहीं आएंगे बेटा। इतना भरोसा किसी टीचर को हुआ होगा अपने बच्चों से? आओ सर, है ये सिर्फ बोल ही सकते हैं, दे नहीं सकते सर। हमारा बच्चा दे सकता है कभी भी टेस्ट। अबे यार ये क्या क्या रिकॉर्ड करवा रहे हो तुम लोग? एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, हमारा बच्चा टेस्ट दे सकता है कहीं पे भी जाके। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट द फॉर्मल लाइन। बेटा देखो, आपने एग्जाम में जाके गलत नहीं करोगे बेटा, आपको ना कुछ वर्ड्स बहुत ध्यान से चुनने। यहाँ पे बोला फॉर्मल लाइंस बेटा, ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्काला चेन। तो अभी मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट की बात ही नहीं की बेटा, मैंने बात किसकी की है? अथॉरिटी की। वो भी कौन सी अथॉरिटी? कौन सी अथॉरिटी बेटा? फॉर्मल वाली अथॉरिटी बेटा, जो कि ऊपर से नीचे है बेटा। डन। अकॉर्डिंग टू फेल, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेटा। बहुत रीसेंट एग्जांपल अभी जो मैंने आपको दिया, ये हॉस्पिटल वाला, ये मैं बेटा झूठ नहीं बोल रहा बेटा। मुझे वहाँ पे इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो जो मेरे नेबर्स थे ना, नेबर्स के यहाँ पे मतलब उतने एजुकेटेड लोग नहीं थे, तो उन्होंने बोला था प्रसन्नजीत आप मेरी हेल्प कर दो, तो मैं बात करने के लिए गया था बेटा। वहाँ पे उनसे जब एडमिशन लिया गया था, किसी मतलब किसी का केस था, तो उन्होंने बोला था कि आप हमारे यहाँ पे एडमिट करा दो, हम आपको 50% का डिस्काउंट करा देंगे बेटा। तो उन्होंने इतने महंगे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था अपनी फैमिली किसी मेंबर को। लेकिन बाद में वो कह रहे हैं कि ये आपको किसने बोला था, हमें बताओ। और उस समय रात के 8 बजे थे, उनको डिस्चार्ज लेना था, वो लोग डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे, वो कहते थे फुल पेमेंट करो। कहते थे फुल पेमेंट करो, जिसने भी बोला था ना 50% डिस्काउंट का, वो कल सुबह आएगा, फिर कल सुबह बात करेंगे। अरे एक बार पैसे जाने के बाद वापस थोड़ी आते बेटा। इसका मतलब तुम्हारे यहाँ पे स्कारलेट चेन ठीक नहीं था, जिसने बोला था उसको वहाँ पे होना चाहिए। और जब हम लोग उसको कॉल कर रहे हैं कि भैया तूने बोला था, तो वो फोन पे ये कहता है कि बोला होगा, मैं सुबह बात करूंगा, अभी पेमेंट जमा करा दो। अरे ये क्या बात होती है सर? इसका मतलब उनके यहाँ पे ये हिरार्की वाली प्रॉब्लम थी सर। डन, चलो सर, लेट अस कंसिडर बेटा। अब ये वाली सिचुएशन देख लेना, अगर आपको खुद से पढ़ के समझ में आ जाए तो मुझे बताना बेटा, कभी समझ में नहीं आएगी। अच्छा आ गई, उन बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा, हमारे यहाँ के बच्चों को आ चुकी है बेटा, फिर भी देख लेना बेटा। वन हैड ए हु हैज टू लाइंस ऑफ अथॉरिटी। पहला सर, वन लाइन कंसिस्ट बी सी डी ई एफ। अनदर लाइन में अथॉरिटी थी बेटा ए में एल एम एन ओ पी। अब ध्यान से बेटा देखो, गलती नहीं करना। पहला क्या बोला? बी सी डी ई और एफ, लेकिन ये ए के अंडर ही है बेटा। दूसरा इसके अंदर कौन है बेटा? एल एम एन ओ पी। डन बेटा, इसके अंदर दो अथॉरिटी में काम कर रहे हैं लोग बेटा। अब क्या होता है? ई हैज टू कम्युनिकेट, ई को बात करनी है किससे? ओ से। कैसे करेगा? हाँ नहीं, गैंग प्लैंक नहीं। अब भी अगर मैं सिर्फ स्कालर चेन के थ्रू देखूं तो वो कैसे आएगा इससे बात करने के लिए? पहले किसके पास जाएगा बेटा? पहले वो किसके पास जाएगा बोलो? पहले वो जाएगा डी के पास, डी के पास से सी के पास, सी के पास से बी के पास, फिर बी के पास से किसके पास पहुंचेगा? ए। फिर ए के पास से पहुंचेगा एल के पास, एल के पास से पहुंचेगा एम के पास, और एम के पास से पहुंचेगा। अब बहुत रीसेंट एग्जांपल है इसका, बताओ वो इतना लंबा क्यों गया? वो उल्टा यहां से यहां क्यों नहीं आया?
वो यहाँ से यहाँ इसलिए नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ से वो जा नहीं सकता था, क्योंकि वो किसके अंडर काम कर रहा है? अथॉरिटी के अंदर बेटा, ए। बिना ए के पूछे तो नहीं होगा सर, लेकिन ए से पूछने के लिए वो डायरेक्ट भी नहीं जा सकता, ए से पहले किससे पूछेगा? डी से, इसलिए क्या बेटा, इसलिए उल्टा नहीं जा सकता। ठीक, चलो सर। हाँ, लेकिन अगर सोचो, अगर इमरजेंसी हो गई, उसको बात करनी है बेटा, ई को बात करनी है ओ से, तो बेटा वो डायरेक्टली इमरजेंसी में भी कर सकता है बेटा। उसको बोला गया है बेटा गैंग प्लैंक बेटा, इसको भी पढ़ाएंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं। अब सवाल है बेटा, इसको ना ऐसे ABCD छोड़ के नॉर्मल समझते हैं बेटा। एक सेल्स मैनेजर है, वो चाहता है कंपनी के CEO से बात करना, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा बेटा। लेकिन मैंने एक फिल्म देखी थी, फिल्म का नाम था पुष्पा, आपने भी देखी होगी बेटा। पुष्पा ऐसे ही मूवी में कहता है कि मुझे डायरेक्ट उससे बात करनी है, वो कहता है ऐसे नहीं कर सकते, कहता है मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जो मैं सिर्फ उसको बताऊंगा और किसी को नहीं बताऊंगा बेटा। फिर वो देखते हैं कि इमरजेंसी, सीधा बात कराते बेटा, इसका मतलब इमरजेंसी में। तो उस फिल्म में किसका एग्जांपल दिया था बेटा? गैंग प्लैंक का बेटा। मुझे वहीं से समझ में आया था बेटा, इससे पहले तो मुझे आया भी नहीं था। चलिए आगे बेटा, आगे आ गया बेटा ऑर्डर बेटा। आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, अभी ऊपर से जब मैं एग्जांपल भी शुरू होगा तो कंफ्यूज होगा बेटा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन अ सूटेबल प्लेस बेटा, बस इतनी सी बात से कहानी समझ में आता है बेटा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? आपको और रिसोर्सेज को वहीं होना चाहिए जहां उसकी जरूरत है बेटा। जैसे इस समय कोचिंग के टाइम पे आपको कोचिंग पे ही होना चाहिए बेटा, कुछ बच्चे छुट्टी पे हैं, इसका मतलब वो लोग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे बेटा। देखते हैं बेटा आगे, एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक मिनट बेटा, आपको जहां होना चाहिए, रिसोर्सेज को जहां होना चाहिए, इससे क्या होगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी बेटा। रात के समय सोना चाहिए, रात के समय सोना चाहिए, ये नहीं बेटा खुद भी जगे हैं सर, आप सो रहे हो क्या? वाह, हाँ सर हाँ बेटा मैं तो सो रहा हूँ। अच्छा सर अब तो जग गए ना, एक सवाल बताइए दो। आओ सर, द प्रिंस, सर आप सो रहे हो क्या? इसका क्या मतलब? इसका मैं क्या जवाब दूं? स्टिल ही इज एक्सपेक्टिंग जवाब फ्रॉम मी। अरे सर बता तो दो। अब मैं इसको बताने के लिए देखो, हाँ बेटा मैं तो सो रहा हूँ यार। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर सेड दैट, अब ये वाली लाइन समझ लेना बेटा, ये लाइन समझ में नहीं आती है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, अभी मैं ब्रैकेट नहीं पढ़ रहा, एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। क्या बोला? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब हाँ, अरे वाह ये लड़का इंटेलिजेंट है सर। क्या बोला? हर चीज अपने जगह पे होनी चाहिए और जगह में वो चीज होनी चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा। essentially it means orderliness. If there is a fixed place for everything and it's present there, there will be no hindrance. Hindrance का मतलब क्या होता है बेटा? रुकावटें। hindrance in its activities of business factory बेटा। पहले मुझे अपने घर में इस चीज को लेके बहुत दिक्कत होती थी, पापा कहते थे चाबी को यहाँ पे टांग दे, मैं कहा पापा पागल हो क्या, टांगने से क्या हो जाएगा? लेकिन अब समझ में आता है बेटा। अब मुझे कभी भी कहीं भी निकलना होता है, रात के अंधेरे में भी मुझे पता होता है कौन सा सामान कहाँ हाथ डालने में क्या मिलेगा। चलो सर अभी मुझे सब समझ में आता है बेटा। आप नलायक हो बेटा। इक्विटी बेटा, आगे बेटा आज की क्लास में जहाँ से क्लास शुरू हुई थी बेटा, एक बच्चे ने मुझसे इक्विटी का सवाल पूछा था बेटा। इक्विटी का मतलब क्या है बेटा? फेयरनेस। इक्विटी का मतलब क्या है? फेयरनेस। गुड सेंस and experience are needed to ensure fairness to all employees who should be treated fairly as possible according to fuel बेटा। यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बेटा? एम्प्लॉइज के लिए। यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बेटा? एम्प्लॉइज के लिए बेटा। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर बेटा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एम्प्लॉय को सिर पे चढ़ा के बैठा लो बेटा। क्या बोला? काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर टुवर्ड वर्कर बेटा। डन सर। यहाँ से ऊपर से नीचे बात हो रही है बेटा, याद रखना, गलत नहीं करना, ऊपर से नीचे बात। अभी ना मैंने ऊपर एक चीज आपको पढ़ाई थी जहाँ पे मैंने बोला था मैनेजर ने कमिटमेंट दी थी कि आप ये वाला ऑर्डर पूरा कर दो, आप ये वाला ऑर्डर पूरा कर दो, मैं आपको बोनस देंगे। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैनेजर अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि तुम इस ऑर्डर को पूरा कर दो, मैं तुमको बोनस देंगे। एम्प्लॉइज ने मिलके ऑर्डर पूरा करा दिया, लेकिन बोनस के टाइम पे मैनेजर उनको बोनस नहीं दे रहा। ये फेओल के किस प्रिंसिपल का वायलेशन है? पढ़ के आइए बच्ची, किस प्रिंसिपल का वायलेशन है? और ये एग्जांपल तो एनसीईआरटी का ही है। किसका एग्जांपल है? डिसिप्लिन का बेटा। हम अपने डिसिप्लिन पे नहीं है बेटा। डन। चलो सर
अब इक्विटी में सर, इक्विटी में देखिए सर, इक्विटी में क्या है सर, दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन बेटा। फेयोल डज नॉट रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स समटाइम्स। अभी देखो, अभी उसने क्या बोला, काइंडलीनेस और जस्टिस होना चाहिए आपके बिहेवियर में, लेकिन साथ में वो क्या कहता है, अगर कभी कभी आपको फोर्स की जरूरत पड़े ना तो लगा लेना, किसी को पीटना है कूटना है तो कूट लेना सर, ये बोला, मैं नहीं बोल रहा। देखो, फेयोल डज नॉट रूल आउट द यूज ऑफ फोर्स समटाइम, रादर ही से दैट लेजी पर्सन शुड बी डील्ड विद sternly to send the message that everyone is equal in the eyes of management। अगर आपको लगता है कोई बच्चा क्लास में बैठ के पढ़ नहीं रहा तो आपको उसके साथ काइंडलीनेस नहीं दिखानी, उठा के फेंक देना है, ताकि क्या होगा, बाकी बच्चों को मैसेज मिलेगा कि तमीज से पढ़ो। डन। चलो सर आगे देखते हैं सर। अच्छा, अब ये जो है ना इक्विटी, ये किस सेंस में होना चाहिए सर, देखो सर, there should be no discrimination against anyone on account of sex, religion, language, caste, बिलीफ या नेशनलिटी एक्सेट्रा। बेटा डन, समझ में? नहीं नहीं ये तो काला है बेटा, तू दूर बैठा कर मेरे से, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। या अरे पॉलिटिक्स कहाँ होता है सर। आओ सर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बेटा, देखो ना बहुत सारे मिक्स, मैडम मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो गए बेटा, बहुत सारे मिक्स है इसके अंदर, समझ ही नहीं है बेटा, ये मिक्स जूस है बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बेटा, एक मिनट एक मिनट, मैं हर साल अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को, ध्यान से सुना, मैं हर साल अपने यहाँ पे एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करता हूँ, मैं हर साल अपने यहाँ पे एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट करता हूँ और कुछ लोगों को निकालता हूँ। दिस इज गुड पॉलिसी और बैड पॉलिसी? बैड। अरे नए लोगों को मौका दे रहा हूँ यार, गुड है क्या? गुड है। बैड, दिस इज बैड पॉलिसी। मेरा एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है सर, सर ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब आप अपने एम्प्लॉयज के अंदर भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे हो, हर साल आप रख क्यों रहे हो, क्योंकि आपको किसी को निकालना पड़ रहा है। देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज्ड, अब एग्जाम में आया हुआ है, बच्चों को समझ में आता नहीं, लिखते मैक्सिमाइज्ड, ये क्या लिखा? मिनिमाइज्ड, टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इन अकॉर्डिंग टू द फ्यूल। क्यों बेटा? जब मैं नया एम्प्लॉय लाऊंगा ना, वो साला नए तरीके से काम करेगा, उसको पता ही नहीं होगा, लेकिन पुराने वाले को धीरे 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 वो स्पेशलाइज हो गया, जब वो स्पेशलाइज हो गया तब आपने निकाल दिया, गलत है ना? आओ सर, पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिगरस प्रोसीजर। बेटा सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि निकालने की जरूरत ना पड़े, बट वन सेलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट पोजीशन फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर। लेकिन आपने जिसको सेलेक्ट किया कम से कम उसको फिक्स टाइम के लिए रखो तो सही। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, दे शुड बी गिवन रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट। एनी, ये वर्ड क्या है सर मुझे बताना, एडॉक्सिज्म क्या है मतलब इसका? अरे बताओ ना सर, बाय मैडम बताओ सर, एडॉक्सिज्म का मतलब क्या है? अरे बोलो, यहां देख के बोलो ना यार। आपने एक वर्ड सुना है बेटा, एडहॉक बेसिस? क्या मतलब होता है एडहॉक बेसिस? टेम्पररी बेसिस पे, जल्दबाजी में नहीं बेटा। क्या एनी एडहॉकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इनस्टेबिलिटी इनसिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉइज। अगर किसी का रिक्रूटमेंट करना है, मैं बेटा कुछ टाइम बाद, अभी तो देखो क्या ना हमारे यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं भी अपने यहाँ पे एक प्रोसीजर लगाऊंगा जहाँ पे बच्चे रखने के लिए हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट से आइडेंटिफाई करेंगे पढ़ने वाला बच्चा है कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा है, तभी पता चल जाएगा। डन। लेकिन होता है वहां पे बैच में जाने के लिए? नहीं 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 नहीं, मैं तो एडमिशन के टाइम पे करूंगा। They would tend to leave the organization, recruitment selection and training cost will be high। अगर आपने रखने में बेटा गलती कर दी, बेटा आपने अपॉइंटमेंट में गलती कर दी, बेटा आपको पता है एक एम्प्लॉय को रखने की भी कॉस्ट होती है बेटा। आपको फर्क पता है बेटा सैलरी और सीटीसी में क्या होता है? अगर मैं किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ 1 लाख रुपए, तो उसकी सीटीसी कितनी होती है बेटा? 1,20,000 रुपए। क्या मतलब सीटीसी? कॉस्ट टू कंपनी। आपको अपने यहाँ पे रखने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है बेटा? 1 लाख तो तुम मेरे से लेके जाते हो, लेकिन पूरा दिन जो चेयर पे बैठे रहते हो, पूरा दिन जो तुम कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, पूरा दिन तुम एसी चला के बैठे रहते हो, इधर उधर देखते रहते हो, बेटा इसकी भी तो कॉस्ट जाती है। लिफ्ट चलाते रहते हो, अरे इसके वजह से मुझे अपने ऑफिस में हरासमेंट सेल बनाना पड़ा, ताड़ता रहता है इधर उधर। एक नया सेल बना, अगर मैडम आपको कोई ताड़े तो हमें बताना, एक नया सेल इसीलिए तो बना, खर्चा बढ़ा ना कंपनी का, किसकी वजह से? हरासमेंट सेल कंपनी के अंदर करती क्या? यही तो काम करती है, कुछ एम्प्लॉइज जो बैड इंटेंशन वाले होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो इसका मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा तुम्हारी वजह से, तो खर्चा मैं तुम्हारे में डालूंगा। समझ में आया क्या? डन सर। इसका मतलब सर अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी, स्टेबिलिटी और पर्सनल आपका ठीक नहीं है, तो कंपनी का ही नुकसान है। अगला सर, इनिशिएटिव क्या होता है बेटा? इसके बाद लास्ट बेटा,
इनिशिएटिव क्या होता है बेटा, बताओ, ये एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से है कि मैनेजर के पर्सपेक्टिव से है? दोनों। अच्छा एक बात सोचो सर, मैनेजर कुछ बोलेगा और उसकी कोई सुनेगा नहीं। सर मैनेजर की तो सुनते हैं, सुनते किसकी नहीं है हम लोग, एम्प्लॉइज की। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटा, वर्कर शुड बी इनकरेज्ड, workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement according to Fayol. Fayol क्या कहता है, initiative means taking the first step with self motivation. It is thinking out and executing the plan. It is one of the traits of intelligent person. Initiative should be encouraged, but it does not mean going against the established practices of the company for the sake of being different बेटा। हाँ लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना, बस इसीलिए आपको इनिशिएटिव नहीं लेना क्योंकि आपको बाकियों से अलग दिखना है बेटा, नहीं, आपके उस प्लान में दम भी होना चाहिए। A good company should have employee suggestion system whereby initiative suggestion which result in substantial cost time reduction should be rewarded बेटा। साफ साफ का अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एम्प्लॉय किसी के पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है तो सर उसको सुनो भी और उसको रिवॉर्ड भी दो। सर ऐसी किसी कंपनी का नाम जानते हो जहाँ पे ये वाला सिस्टम है बेटा? आज की डेट में मोस्टली जितने भी फॉर्च्यून 500 की कंपनीज है सबके अंदर ये सिस्टम है बेटा। लास्ट से जाते हैं बेटा, एस्पिरिट डी कॉर्प बेटा, इसका क्या मतलब है? हाँ ओके, हम नहीं, मैं नहीं बोलना बेटा, मैं क्या बोलना है, हम जीत गए। अच्छा अब मैं रात को बात हम जीत के आओ सर, ऑर्गेनाइजेशन में बोलना है सर, सिर्फ कहाँ बोलना है, कंपनी के केस में बेटा। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू फेल बेटा। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क especially in large organization because otherwise objective would be different to realize beta. It will also result in loss of coordination. A manager should replace I with we of all the conversation with the worker to foster the team spirit beta. एक बार मेरे साथ जल्दी बेटा, ओ बच्चों 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 एक बार मेरे साथ जल्दी बेटा, एक एक वर्ड में आंसर दे दो बेटा, उसके बाद मैं खत्म करके छुट्टी दे रहा हूँ बेटा, जल्दी से। डिवीजन ऑफ वर्क, अरे वाह बेटा, इस डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? डिवीजन ऑफ वर्क में बेटा वर्क को डिवाइड कर देने से स्पेशलाइजेशन आ जाता है। अगला सर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोबारा बोलो, राइट टू गिव ऑर्डर, ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला बेटा डिसिप्लिन, यहां भी ओबीडियंस है लेकिन ओबीडियंस किसके पार्ट से? दोनों के पार्ट से बेटा, वर्कर भी और मैनेजर भी बेटा। यूनिटी ऑफ कमांड किसके साइड से? सिर्फ मैनेजर के साइड से बेटा, मैनेजर एक कमांड दे बेटा, सही ना, एक ही कमांड दे। अच्छा सर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन भी एक होना चाहिए सर। डायरेक्शन किसके हिसाब से बेटा? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बेटा। सबऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? नहीं, जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए बेटा। एक मिनट रुक गया बेटा, देखो बच्ची ना मेरे डराने से डर रही है, आता है वैसे इसको, बोल सही रही है वो, बट वो डर रही है। मैडम जनरल इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट आगे होना चाहिए। सबका इंटरेस्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। हाँ मैं बोल रहा हूँ सही है, आप डर रहे हो बेटा। अगला सर, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसा होना चाहिए? फेयर, बट कंपनी की औकात भी होनी चाहिए बेटा। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, लार्ज में स्काला चेन, अब ये वाला गलत नहीं करना, स्काला चेन ये फॉर्मल लाइन है लेकिन किस चीज की? अथॉरिटी की। कहां से? टॉप टू बॉटम। अब जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, ई एफ से होके नहीं जा सकता था, ई को डी से ही होके जाना था बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। ऑर्डर, इसके लिए मुझे क्या नाम है इसका, अग्रिम ने एक लाइन बताई थी बेटा, अरे वाह बेटा, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। अगला बेटा, इक्विटी, इक्विटी है टुवर्ड, ये एम्प्लॉय के लिए बेटा, डन। अगला सर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मिनिमाइज होना चाहिए क्या? एम्प्लॉय का टर्नओवर बेटा। इनिशिएटिव किसको लेना है? एम्प्लॉइज को लेना है, लेकिन वो कैसा नहीं होना चाहिए? ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस आपको अलग दिखना है इसलिए बेटा। लास्ट, एस्पिरिट डी कॉर्प, टीम वर्क हमें प्रमोट करना है कंपनी के अंदर, डन बेटा। चलो सर, आज के लिए अच्छा लगा बेटा। हमें आई को किससे रिप्लेस करना है?
हाँ बेटा हम 500 लेके आएंगे बेटा, ठीक, हम